स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेयर अलॉटमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। उससे पहला जो कंसेप्ट आता है कि आवंटन का परित्याग करना। इंग्लिश में कहते हैं उसको रेन्यूसिएशन ऑफ अलॉटमेंट। रेन्यूसिएशन ऑफ अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट का परित्याग करना। एक सार्वजनिक कंपनी किसी व्यक्ति को अंशों का आवंटन करती है, विशेष रूप से राइट इशू के केस में। राइट इशू किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। राइट इशू का तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर है और एक समय के पश्चात कंपनी पुनः शेयर जारी करती है तो उस व्यक्ति को अलॉटमेंट किया जाता है, यानी उसको राइट होता है कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उसी को अलॉटमेंट कंपनी करती है, तो उसको हम राइट इशू कहते हैं। राइट इशू इसलिए करवाया जाता है ताकि पुराने शेयर होल्डर्स को उसका कंपनी का लाभ मिल सके, कंपनी के शेयर्स का लाभ मिल सके। और अमूमन राइट इशू जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की उससे कम पे जारी किए जाते हैं, इसलिए वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो वर्तमान के हिस्सेदारी है वो लाभान्वित महसूस करते हैं। तो अंशों का परित्याग का तात्पर्य होता है कि कोई सार्वजनिक कंपनी कोई शेयर इशू जारी करती है किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के पक्ष में, थर्ड पार्टी के फेवर में अपने अंशों को परित्याग कर देता है कि मुझे अलॉटमेंट नहीं चाहिए, मेरे स्थान पर एक्स को अलॉटमेंट कर दीजिए आप। तो ऐसी स्थिति में इसको हम अंशों का परित्याग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति को टाइटन कंपनी के 100 राइट इशू जारी हुई है, 100 राइट इशू जारी हुई है। उसकी कीमत है 500 रुपये पर शेयर। बाजार में उसकी कीमत चल रही है 1000 रुपये पर शेयर। तो निश्चित है कि राइट इशू कम प्राइस में मिल रहा है तो एक्स व्यक्ति उन शेयर्स को खरीदेगा। लेकिन एक व्यक्ति चाहे तो उस 100 शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी के फेवर में परित्याग भी कर सकता है, यानी वो उसको लिख के देना पड़ेगा कि इन शेयर्स को थर्ड पार्टी को अलॉटमेंट कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी उनको थर्ड पार्टी को वो शेयर्स अलॉटमेंट कर सकती है। लेकिन इसके लिए प्रीकंडीशन ये है कि सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंशों के अलॉटमेंट के बाद बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेजोल्यूशन पास करके इस परित्याग को, इस रेन्यूसिएशन को अप्रूव करना पड़ता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अलॉटी है यानी जो शेयर होल्डर है वो उस राइट इशू के पीरियड में ही रेन्यूसिएशन कर सकता है, उसके बीच में ही परित्याग कर सकता है, उसकी अवधि समाप्त होने पर परित्याग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, टाइटन कंपनी का राइट इशू निकला और 1 जनवरी को निकला और 4 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट है, तो ऐसी स्थिति में रेन्यूसिएशन 4 जनवरी तक ही किया जा सकता है, उसके बाद रेन्यूसिएशन अलाउ नहीं होता है। तो अंशों का परित्याग करने का तात्पर्य होता है कि एक सार्वजनिक कंपनी का हिस्सेदारी अपने अंशों को तृतीय पक्षकार के पक्ष में, थर्ड पार्टी के फेवर में अपने शेयर्स को अगर परित्याग कर देता है तो ऐसी स्थिति में और ये लिख के दे देता है कि मेरे शेयर्स इन पार्टी को अलॉट कर दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो अंशों का परित्याग कहलाता है। और कंपनी अंशों के परित्याग की स्थिति में थर्ड पार्टी को शेयर अलॉट कर सकती है बशर्ते कि कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में इस तरह का प्रावधान हो और कंपनी का संचालक मंडल इस तरह का एक रेजोल्यूशन उसके बाद पास करके उस निर्णय को क्रियान्वित कर सकता है। तो इसको हम अंशों का परित्याग कहते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स या अंशों का विखंडन करना। आप इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको 1000 शेयर्स का एक शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसी स्थिति में उसका एक सर्टिफिकेट 1000 शेयर्स का है तो बड़ी समस्या हो जाती है।
यानी उसको मार्केट के अंदर उसको बेचना 100 शेयर, तो इसी स्थिति में उसको 1000 के शेयर सर्टिफिकेट को मार्केट में भेजना पड़ेगा, फिर उस पर सेल लेटर, तो इस तरह परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, शेयर होल्डर कंपनी को अप्लाई करता है कि उसको मार्केट लॉट के अनुसार उस शेयर्स को स्प्लिट कर दिया है, उसको विखंडित कर दिया जाए। तो मार्केट लॉट मान लीजिए 100 का है, तो उसको 10 शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ताकि आसानी से वो एक लॉट को बाजार में बेच सके। इसको हम स्प्लिटिंग शेयर ऑफ शेयर्स कहते हैं, या शेयर्स का विखंडन कहते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में मल्टीपल अलॉटमेंट लेटर उसको जारी हो जाएंगे, यानी एक अलॉटमेंट लेटर की जगह उसको 10 अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएंगे, और 10 अलॉटमेंट लेटर के साथ 10 शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। 10 शेयर सर्टिफिकेट को वो अलग अलग लॉट में बेच सकता है। तो इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स कहते हैं। लेकिन आजकल क्या डीमेट अकाउंट, डीमेट में शेयर्स होने की वजह से इस तरह की समस्याएं से अभी मुक्ति प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति में आदमी के डीमेट अकाउंट में अगर 1000 शेयर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति 100 भी शेयर बेच सकता है, 10 भी शेयर बेच सकता है, 50 भी बेच सकता है। फिजिकल शेयर्स के अंदर फिजिकल शेयर्स इशू करना आजकल बंद हो गया है। आजकल डीमेटलाइज फॉर्म में शेयर्स होते हैं और वो डीमेट अकाउंट में होते हैं। तो इसलिए ये समस्या धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अगर उसको मल्टीपल शेयर अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाते हैं, मल्टीपल शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, तो इसी स्थिति में अलग से स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और स्टैंप ड्यूटी के चार्जेज और बाकायदा स्टैंप लगा हुआ कंपनी की ओर से एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है। तो इस तरह से ये मार्केट लॉट के अंदर शेयर्स का अलॉटमेंट भी केवल सेबी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, सेबी के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है। थैंक यू।